हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्यविद विज्ञान के पेपर सेकंड का टॉपिक जो कि है प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो ओल्ड एज के कारण होने वाले जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेरेनेटोलॉजी कहते हैं। वृद्धों की देखभाल को क्लिनिकल जेरेनेटोलॉजी कहते हैं या फिर इसी को हम जेरियाट्रिक्स कहते हैं। वृद्धों मतलब क्या कि जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी केयर को हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल जेरेनेटोलॉजी कहते हैं या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, जेरियाट्रिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग होती है वो क्या होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं कि सेनेका के अनुसार इन्होंने क्या बताया है। तो इन्होंने बताया कि ओल्ड एज इज़ एन इनक्योरेबल डिजीज़। जो ओल्ड एज होता है वो क्या होता है, इनक्योरेबल मतलब कि क्या, लाइलाज बीमारी होती है। बट सर जेम्स स्टर्लिंग रॉस ने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि ओल्ड एज को हील नहीं कर सकते। मतलब इसको हम क्या नहीं कर सकते, हील नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। मतलब इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। मतलब जो बुढ़ापा है उसको हम क्या कर सकते हैं, हील नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो एजिंग होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, मतलब उसको केवल बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली की। तो इसमें क्या होता है, पहला हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। मतलब कि जो एजिंग प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। तो उसमें क्या होता है, सेनाइल कैटरेक्ट हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है, नर्व डेफनेस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम होती है। एम्फेजिमा हो जाता है, फेलियर ऑफ स्पेशल सेंसेस। जो उनके स्पेशल सेंसेस होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें फेलियर हो जाता है। उनका जो मानसिक दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म इलनेस, कि मतलब कि जो उनके अंदर लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं उससे उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिजनरेटिव डिजीज़ ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कैंसर, एक्सीडेंट्स, डायबिटीज़, डिजीज़ ऑफ लोकोमोटरी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आ जाएंगी, मायोसाइट्स हो गया, न्यूरोसाइट्स हो गया, गाउट हो गया, रूमेटिड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ये सब कौन सी है हमारी, तो लोकोमोटरी सिस्टम की डिजीजेस हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस की। तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें हमारा हो गया ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और एम्फेसिमा हो गया। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट में इनलार्जमेंट हो जाती है, डेसीरिया होता है और नेक्टूरिया होता है। ये सारी प्रॉब्लम उनको आती हैं। अब बात करते हैं तीसरा हमारा क्या है, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उनको कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेंटल चेंजेस, मतलब जैसे उनका क्या हो गया, मेमोरी लॉस हो जाता है और आउटलुक रिजिडिटी हो जाती है उनको, सेक्सुअल एडजस्टमेंट हो जाता है, इमोशनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स की। तो इसमें पहला है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें हमें क्या करना है, जो भी धूम्रपान, शराब का सेवन, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। अत्यधिक भोजन हमें नहीं करना है। एसेंशियल डिवाइसेस जो होते हैं जैसे हेयरिंग एड्स हो गए, कृत्रिम अंग हो गए, इन सब का हमें यूज़ करना है। बॉडी वेट को हमें मेंटेन करके रखना है। पर्सनल हाइजीन हमें बना के रखनी है और व्यायाम, योग, ध्यान, ये सब बुढ़ापे में करना है। और क्या है, कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करा के रखना है। अब हम सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो क्या कराना है, एक तो समय समय पे हमें जांच कराते रहने हैं। दूसरा क्या है कि जो रोग हो रहे हैं, डिजीज़ हो रहे हैं, उनका अर्ली डायग्नोसिस कराना है और उनका ट्रीटमेंट कराना है। बात करते हैं टर्सरी प्रिवेंशन की। तो इसमें क्या है, एक तो क्या हो गया, डिसएबिलिटी लिमिटेशन तक रोगों का हमें गहन उपचार कराना है। और दूसरा क्या है हमारा, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, कैटरेक्ट
सर्जरी होती है उसको कराना है, हेयरिंग एड्स का यूज़ करना है, आर्टिफिशियल जो लिम्स होते हैं उनको लगवाना है, और जो भी नशे से ग्रसित होते हैं उन लोगों को क्या करना है, उनकी काउंसलिंग करवानी है, उनको योगा, ध्यान और पिकनिक, जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं इन सब में लेके जाना है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके हेल्प से उनकी जो लाइफ होती है उसके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लाइफस्टाइल एंड हेल्दी एजिंग की। तो जो लोग होते हैं उनकी जो उम्र बढ़ने की जो भी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, जेनेटिक प्रोफाइल और जो भी उनके हेल्थ रिस्क होते हैं उसके ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है। इसीलिए क्या होता है, जो उम्र बढ़ना होता है विशेषकर क्या होता है, जो हेल्दी एजिंग होती है वो क्या होता है, जो इंसान की खुद की लाइफ स्टाइल होती है उसके ऊपर निर्भर करती है, उसके ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। शारीरिक गतिविधियाँ जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में हमारा क्या हो गया, योग हो गया, जो रनिंग हो गई, ये चीज़ें शामिल होने पे क्या होता है, इंसान को बेहतर स्वास्थ्य मिलता है। स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि स्वस्थ उम्र अगर हमें हेल्दी एजिंग चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना ज़रूरी होगा। हेल्दी फूड लेने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से, अच्छी नींद लेने से और लाइफ स्टाइल में बदलाव करने से क्या होता है, हेल्दी एजिंग इंसान पा सकता है। अब सम फैक्ट्स की बात करते हैं, सम फैक्ट्स अबाउट हेल्दी एजिंग के बारे में बात करते हैं। तो वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, मतलब जो भी लोग हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वे ना केवल लंबे समय तक जीवित रहते हैं, मतलब कि वे केवल ना ही वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं बल्कि क्या होता है, बेहतर जीवन भी वो जी सकते हैं। कौन, जो भी लोग नियमित मतलब रेगुलर जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वो लोग। जैसे कि कैसे वो बेहतर जीवन जी सकते हैं, तो जैसे क्या हो गया, दर्द जो भी उनको पेन होता है या डिसेबिलिटी उनके अंदर आती है, उसके बिना मतलब वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आए बिना ही वो अधिक वर्षों तक मतलब काफ़ी समय तक वो अपने जीवन आराम से, अपनी लाइफ आराम से जी सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जो अच्छे से नींद ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो स्वस्थ और सतर्क रहने में वो जो अच्छी स्लीप ले रहा है वो हेल्प करेगी। अगर कोई पर्सन है प्रतिदिन मतलब डेली वो 8,000 या इससे अधिक कदम चल रहा है, मतलब कि स्टेप्स चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको मृत्यु का जो जोखिम होता है वो कितने 51% कम हो जाते हैं उसको। अगर कोई पर्सन है वो शराब पी रहा है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो क्या होता है, वो मेंटली तो डिस्टर्ब होता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, उसके शरीर पर भी मतलब फिजिकली भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके शरीर पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ रसायन इन प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स की। तो रसायन क्या होता है, रसायन तंत्र आयु स्थापित करने, आयु स्थापित मतलब क्या, जो एज होती है उसको रोकने, जीवन बुद्धि को मजबूत करने और रोगों को दूर करने में सक्षम होता है। कौन, रसायन तंत्र। बुढ़ापा और रोग को नष्ट करने वाला कौन होता है, रसायन होता है। रसायन क्या करता है, बुढ़ापा और रोग को नष्ट करता है। वह चिकित्सा जो बुढ़ापे को और रोग को रोकती है उसे हम क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। वो क्या कहलाती है, रसायन कहलाती है। आयुर्वेद में एंटी एजिंग के कॉन्सेप्ट को रसायन के रूप में वर्णित किया गया है। रसायन क्या होता है, तो ये क्या करता है, जो भी इंसान अगर रसायन का सेवन कर रहा है तो उसके जो शरीर की जो भी धातुएं होती हैं, अग्नि, स्रोतस, ये जो भी मूलभूत टिश्यू होते हैं उनको ये रसायन क्या करता है, हेल्दी बनाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी एजिंग होती है, बुढ़ापा होता है, उसमें रोकथाम करता है। और जो भी शारीरिक शक्ति होती है, मानसिक क्षमता होता है, इसके अंदर क्या लाता है, ये रसायन सुधार लेके आता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। तो रसायन चिकित्सा किस पे काम करती है, तो अग्नि पर काम करती है। और इसकी वजह से क्या होता है, रसादी धातुओं का उचित निर्माण होता है। जब रसादी धातुओं का उचित निर्माण होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ओज बनेगा। और ओज को क्या बताया गया है, जो भी रसादी धातुएं हैं उनका क्षार बताया गया है। तो ओज के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, रसायन जिम्मेदार होता है।
रसायन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम के उचित कामकाज के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? रसायन जिम्मेदार होता है। इसीलिए रसायन उम्र बढ़ने और बुढ़ापे से संबंधित बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू।